टू अनबोरिंग एकेडमी। स्वागत है। सीटेट 2024 के ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सोशल स्टडी का पेपर हम लोग देख रहे हैं। लेक्चर 14 है ये। मुगलों के बारे में हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपनी ज्ञान में वृद्धि करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ना। इट इज़ मतलब आपका कुछ नहीं चाहता, कोई खर्चा नहीं होता है, बट हमको जो है इसका बहुत ही मतलब साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है। इन फ्यूचर मॉडर्निटरी बेनिफिट भी पॉसिबिलिटी है होने की। ठीक है, तो इट्स मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और आपको जो भी नए अपडेट हम लोग के आते रहते हैं ना वो भी मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेसन को। ठीक है, तो मुगलों का जो शासन था उसमें 4 बादशाह इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को मेनली पढ़ना होता है। सबसे पहले जो है बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, जहांगीर है, शाहजहां है, फिर औरंगजेब है। ठीक है, ये दोनों लोग ने मिलके मोटा मोटी 100 साल राज किया। ये दोनों ने मिलके मोटा मोटी 50 साल राज किया। जो भी मेन डेवलपमेंट हुआ, जो भी मेन मुगलों के बारे में हम लोग जानते हैं, वो औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, अकबर, ये 4 लोग के ही बारे में ज्यादातर हम लोग को पढ़ना होता है। इनके शासन किस तरीके से हुआ। इसके पीरियड में हुमायूं और अकबर के बीच में, हुमायूं के पीरियड में यहाँ पे हम लोग एक और बादशाह के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। जो शेरशाह उसका लकब था, उसको टाइटल मिला था। बिहार से ये लोग ओरिजिन करते थे। ये लोग क्या अफगानी थे, जैसे ये अफगानी जो है मुस्लिम थे। ठीक है, तो इनका साम्राज्य अलग था और बाकियों का साम्राज्य अलग था। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि आपको मिल ही गई है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। कौन सा कथन गलत है। कुछ कथन लिखे हुए हैं, इस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है बहुत खास तौर पे कि इनकरेक्ट देखना है कि करेक्ट देखना है। कौन सा स्टेटमेंट हमको ध्यान देना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने की हड़बड़ी में हम लोग उल्टा पढ़ जाते हैं। करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करना ना कि जब आप हिंदी इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ा कीजिए ना, उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए। अंडरलाइन जब कर देंगे ना तो आपके दिमाग से कभी वो चीज उतरेगी नहीं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मुगल माता की ओर से तैमूर के वंशज थे। मुगल जो है 2 इंपॉर्टेंट वंशजों का जो है संगम हुए थे। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट वंशज जो दुनिया के साम्राज्य हुए हैं, एक तैमूर लेन का साम्राज्य हुआ है जो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे उसने अपना आधिपत्य हासिल किया, और दूसरा था गंजीस खान जो चंगेज खान जिसको आप कहते हैं, उसके तरफ से इनका पेट्रीलिनियज मिलता है। ठीक है, तो अभी आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुगल चगताई तुर्क मूल के थे। 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। मुगल माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। मुगल अपने माता की तरफ से तैमूर लेन के वंशज नहीं थे। मुगल अपने फादर की तरफ से तैमूर लेन के वंशज थे। तैमूर लेन के वंशज थे और जो माता की तरफ से जो इनका वंशज आ रहे थे वो चंगेज खान था। सोचिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट तरफ से इनकी पेट्रीलिनियज मिलता है, तैमूर लेन और चंगेज खान। चंगेज खान की तरफ से ये जो है इनका वंशज मेरे ख्याल से 16वां वंशज चंगेज खान की तरफ से थे और तैमूर लेन की तरफ से 14वें या 13वें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है वो ये वंशज इनके इस हिसाब से थे। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी चीजें सही थे। ये चगताई तुर्क थे। ये 40 लाख वर्ग किलोमीटर इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। औरंगजेब के टाइम पे इनका साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला हुआ था। लाइक मुगल रीच्ड टू द एपिटोम ऑफ देयर एम्पायर एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। उससे पहले जो है मतलब थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे थे अपने एम्पायर को बढ़ाने की, बट औरंगजेब का साम्राज्य जो कि करीब करीब 49 साल तक औरंगजेब ने भारत पे राज किया। औरंगजेब और अकबर ने करीब करीब बराबर समय तक राज किया। उसने भी करीब करीब 49 साल राज किया, औरंगजेब ने भी राज किया 49 साल तक। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा बीते हैं मुगल साम्राज्य के, जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में इस लेसन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। बाबर में कौन सा युद्ध जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो बाबर सबसे पहला था, उसके बाद हुमायूं था। ठीक है, तो बाबर जो है सबसे पहला उसने कौन सी लड़ाई जीती थी जिससे इसका शुरुआत हुई थी यहाँ पे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बेसिकली बाबर और मुगल जो है
सफाविद जो समरकंद एरिया है वहां से ये लोग आते हैं, वहां के डिसेंडेंट थे। जब वहां से इनको खदेड़ा गया, भगाया गया, इनको जो है कोई राजकाज नहीं मिला और इनके चचेरे भाइयों ने इनको वहां से लात मार के जब निकाल दिया तो इन्होंने कहा चलो कहीं तो हमको जाना ही है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और यहाँ पे जो है लोधी वंश जो था वो कमजोर होता जा रहा था, लोधी वंश कमजोर होता जा रहा था। तो लोधी के ही एक गवर्नर थे गुजरात के एरिया के, उन्होंने ही न्योता दिया था कि आप आइए और यहाँ पे भारत के ऊपर हमला कीजिए और यहाँ से इसको जो है जीत जाइए, इसके ऊपर शासन करना चालू कर दीजिए। तो लोधी के जो गवर्नर थे गुजरात के एरिया के, वहां से इनका बुलावा आया और ये आए और यहाँ पे लड़ाई की। कौन से बैटल में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहला बैटल ऑफ पानीपत में इन लोग ने लड़ाई की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1556 की लड़ाई थी ये, और उसमें ये लोग जीत गए थे और वहां से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होना शुरू हो गई थी। अगला सवाल देखते हैं। शेर शाह आखिरकार हुमायूं को कहां हराया तब वो 15 वर्षों के लिए बाहर निकलना पड़ा था? देखो जैसे क्या हुआ था, पहले बाबर था, बाबर आया, उसने लोधी को हराया, लोधी वंश को हरा दिया। इसने क्या किया? मुगल साम्राज्य को, मुगलों को शुरुआत की। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं ने कुछ साल तक जो है शासन किया, लेकिन एक बैटल ऐसा हुआ, मतलब 2 बैटल ऐसे हुए थे जिसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो 39 और मतलब 1539 और 1540 के आसपास जो 2 बैटल ऐसे हुए जहां से इसको भागना पड़ा, मतलब कि उसमें हुमायूं को हरा दिया गया। किसने हराया? शेर शाह सूरी ने हराया, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे का निर्माण किया और भी बहुत ढेर सारे उसने इंप्रूवमेंट किए। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो तोदरमुल ने बाद में मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, बेसिकली वो शेर शाह सूरी का स्टार्ट किया हुआ था। और भी बहुत ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये साहब लेके आए, लेकिन इनका शासनकाल सिर्फ 15 साल तक चला। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और अकबर जो है अकबर का साम्राज्य चालू हो गया था। ठीक है, 13 वर्ष में ही अकबर ने हासिल कर लिया था, मतलब कि गद्दी पे बैठ गया था, राजा बन गया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये जीते, मुगलों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में इसने जो है इनको शेर शाह सूरी को हरा के फिर से सत्ता पे काबिज हो गए थे, अपने जो है गद्दी पे बैठ गए थे। तो कौन सा जो लड़ाई थी जिसके ऊपर ये लोग वो थे, वो बैटल ऑफ कन्नौज था। पहले बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1939 में और बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1940 में। दोनों ही बैटल में हुमायूं हार के इनको भागना पड़ा था। बेसिकली हुआ क्या था कि ये बहुत चालाक आदमी था जो शेर शाह सूरी था। इसने क्या किया, 2 महीने 3 महीने तक निगोसिएशन कहा कि चलो आओ हम बात करते हैं, हम लोग के बीच में लड़ाई है। ठीक है, अच्छा अब ये इंतजार करता रहा। जब मई का महीना आया तो बारिश का टाइम आ गया। ठीक है, तो हुमायूं जो था उसका जो कैंप था वो ऐसी जगह पे लगा था जहां पे बाढ़ आती थी और पानी भर जाता था। तो जब बारिश होने लगी और ये अपने कैंप को शिफ्ट कर रहा था तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर अटैक कर दिया और उनकी सेना के ऊपर अटैक कर दिया और उसमें बहुत ढेर सारी सेना गंगा नदी में कूद गई मौत के डर से। ठीक है, तो इस तरीके से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को राउट आउट करके भगा दिया। मुगलों का शासन 15 साल के वक्फे के लिए, 15 साल के मूवमेंट के लिए दौरान जो है नहीं था। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से अगर जब हम देखेंगे तो मुगलों का जो शासन चालू हुआ बाबर से फिर हुमायूं से, तो 15 साल तक ये साहब ने राज किया और उसके बाद फिर से रिस्टोर हो गया मुगल, जो कि औरंगजेब तक अपने पीक पे पहुंच गया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, इसका सही विवरण कौन सा है? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? बेसिकली हुमायूं क्या हुआ था, हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर गया था और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया था। ठीक है, स्कॉलरली आदमी था, लेकिन मुगलों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ड्रिंक बहुत करते थे ये लोग। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो अकबर के 5 बच्चे थे, मतलब कहते हैं कि सबसे फेमस सबसे बड़ा शासक अकबर हुआ है, लेकिन 5 के 5 व्यक्ति मतलब पूरी तरीके से ड्रंकर्ड थे, मतलब खूब शराब पीते थे। जिसमें से 2 तो हसन और हुसैन करके जो इनके बच्चे थे, हसन मुराद और हुसैन मुराद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये दोनों मर गए थे बहुत कम एज में। उसके बाद जो इनके 3 बच्चे हुए उसमें से 2 बच्चे जो 30 और 32 साल के आसपास में मरे, वो शराब की लत से मरे। और जो अकबर का जो तीसरे मतलब सबसे आखिर का जो बच्चा था जहांगीर जो था, वो भी जो जिसको सलीम मतलब अनारकली में अकबर और सलीम की जो कहानी दिखाई गई है, ही वॉज ऑल्सो बिग टाइम ड्रंकर। उसको एक तरीके से रिहेबिलिटेशन कैंप में इनको भेजना पड़ा था, तब जाके उनकी शराब पीने की लत छूटी थी। अदरवाइज वो भी मर जाते, वो भी शराब पी के इन लोग की बड़ी बुरी लत थी शराब पीने की। लेकिन ये जो साहब मत थे, ये हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी
वो लाइब्रेरी से निकल रहे थे और गिर गए थे और इनकी मृत्यु हुई थी। इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक की जो भी मृत्यु हुई थी वो भी बड़ी आकस्मिक मृत्यु थी। वो पोलो खेल रहे थे वो साहब, और घोड़े से गिर गए थे, उनका सिर फूट गया था, वो मर गए थे। तो मौत तो किसी को भी कैसे भी आ सकती है, चाहे राजा हो चाहे आम आदमी हो। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था? तो काफी देर से हम लोग बात कर रहे हैं। शेर शाह सूरी नामक आदमी थे जिन्होंने हुमायूं को चौसा के बैटल में और कन्नौज के बैटल में, दोनों बैटल में, बैटल ऑफ चौसा की बात अगर हो तो बैटल ऑफ चौसा में 1939 और बैटल ऑफ कन्नौज 1940, 1539 और 1540 दोनों में ही हुमायूं को मात मिली थी। उसके पीछे ये बेसिकली हुमायूं का प्रॉब्लम क्या थी? हुमायूं डिफेंसिव खेलता था। हुमायूं जो है पहले वेट करता था और बहुत ज्यादा हुमायूं जो है डिफेंसिव खेलता था, और हुमायूं का जो सीन ये था ना कि हुमायूं बहुत ज्यादा फॉरगिविंग नेचर का था, दयालु था। ठीक है, तो जब शेरशाह सूरी ने धोखे से जो है इनका जो फोर्ट था, फोर्ट ऑफ चौसा था, जिसको हड़प लिया था, जबकि इन्होंने वादा किया था कि आप जाइए, जो गवर्नर गुजरात के हैं उधर में आपका जो दिक्कत है उसको आप हैंडल कीजिए, हम इधर जो है कोई भी फोर्ट को हड़पेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने, शेरशाह सूरी ने क्या किया, उस फोर्ट को जाके हड़प लिया। उसके बाद भी इन्होंने अटैक नहीं किया शेरशाह सूरी पे, ये वेट करते रहे कि नहीं चलो भला आदमी ये छोड़ देगा, भला आदमी ये छोड़ देगा, लेकिन भले आदमी ने अच्छे से इनकी ले ली और भगा दिया यहां से। अगला सवाल देखते हैं। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा विरसल के महल में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट में हुआ था। वो राणा विरसल एक राजपूत थे, उनके महल में इनका जन्म हुआ था। वो 16 साल के थे जब उनको राजा बनाया गया। नहीं, अकबर जो है 16 साल का नहीं था, अकबर 13 साल का था। मात्र 13 साल की उम्र में जब वह सम्राट बना तब वह 16 साल का नहीं था, वो 13 साल का था। मात्र 13 साल की उम्र में जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें अकबर की सेना एक तरफ थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे बहरम खान, और दूसरी तरफ थे हुमायूं, शेरशाह सूरी और अफगान के सरदार का जो नेतृत्व कर रहे थे, अफगान ढेर सारे अफगान थे, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेमू। तो हेमू को क्या हुआ कि एक तीर जो है आके सीधे सीधे, मतलब वो उनकी सेना जीत रही थी, मुगल हार रहे थे, लेकिन एक तीर जो है छोड़ा गया इनकी तरफ से और जाके हेमू की आंख में लग गया, और उसके वजह से जो उनका जो हाथी की जो दिशा थी वो अपनी सेना की तरफ भागने लगा। तो जब इनकी जो जीतने वाली सेना थी उसको ये लगा कि अरे मेरा तो सिपाही सलार मेरी तरफ ही भाग रहा है, यानी कि वो डर गया, हार के भाग रहा है, जबकि वो जीत रहे थे। ठीक है, इस वजह से ये लोग मतलब जीतता हुआ युद्ध हार गए, तो मुगल जो है हारता हुआ युद्ध जीत गए थे। इसको कहते हैं किस्मत। 1568 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया था। और अगला पॉइंट है कि 1574 और 76 के दौरान गुजरात में उनका सैन्य अभियान हुआ था। इस तरीके के सवाल आपके सामने ढेर सारे आएंगे। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या है, डी वाला ऑप्शन सही है, बी गलत है, और सी, बी और सी दोनों गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, 1568 नहीं है, 1569 है। 1569 में रणथंभौर के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, तो ये गलत है, लेकिन ये वाला जो आंसर है 1574 से 1576 के दौरान गुजरात में उनका सैन्य अभियान हुआ था, ये आंसर बिल्कुल सही है। कोई हिस्ट्री या यार बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस के वो तो याद करने ही पड़ते हैं, उसके अलावा तो गुजारा नहीं हो पाएगा। अपने शासनकाल के अंतिम दौरान में अकबर ने किसके विद्रोह को विचलित हो गया था? किसके विद्रोह से अकबर जो है लास्ट टाइम पे विचलित हो गया था? बेसिकली अकबर जो है अपने ही जो है अपने ही बच्चे के विद्रोह से विचलित हो गया था, जिनका नाम था जहांगीर सलीम। बाद में इनका नाम जहांगीर पड़ा, लेकिन शुरुआत में इनका नाम सलीम हुआ करता था। दुष्ट शराबी थे, खूब शराब पीते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी शराब पीने की लत को थोड़ा कंट्रोल किया और इन्होंने शादी की नूरजहां से, जो एक अफगान उसकी सैनिक की विधवा थी। ठीक है, जिससे इनका बहुत ही मतलब घनिष्ठ संबंध था, और बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना नूरजहां का जो टाइटल है वो इन्होंने उसको दिया था। और जो इनके कोर्ट पे जो चलती थी ना ज्यादातर, वो नूरजहां की चलती थी। ये साहब तो बैठ के मस्त गाने नाचने का लुत्फ उठाते थे और पेंटिंग वगैरह बनाने के शौकीन थे, बनाते भी थे बनवाते भी थे।
कौन सा दो स्टेटमेंट ए और बी है वो सही है कि गलत है ये देखना है। तो जहांगीर ने अहमदनगर कॉन्क्वायर किया 1617 में अंडर द प्रिंस खुर्रम, ठीक है। दूसरा है 1622 में मुगल ने कांधार को हार दिया ईरानी शाह अब्बास के नाम पे। ये सवाल जैसे क्या है, ये सवाल ये बी बिल्कुल सही है और ए गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट, ओनली बी इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स। ये 1617 नहीं था, रियल आंसर है 1611। अगर 1617 की जगह 1611 होता तो ये डेट, ये लाइन सही हो जाती, ठीक है। जब भी आप हिस्ट्री को पढ़िए तो अपने साथ हमेशा पेन और पेपर लेके बैठिए, और जो डेट्स आती जा रही है ना, इंपॉर्टेंट जो डेट्स आती जा रही है ना, उसको आप कोशिश कीजिए कि याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, और सुबह जब उठिए तो अपना दिन शुरू करने से पहले ही उस डायरी को पलट लीजिए, और जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको गो थ्रू कीजिए बार बार, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको आप बिल्कुल भी ना भूले, वो आपके जहन में पूरे टाइम के लिए बनी रहे, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक उज्बेकों से बल्ख को छीनने में असफल रहा था? कौन सा बल्ख का जो एरिया था वो उज्बेकिस्तान के जो लोग थे, जो वहां के शाह थे, वो वहां से उसको कब्जा नहीं कर पाया था, वो था शाहजहां। सही आंसर चुनना है। मुगल कैंपेन कंटिन्यू किया दक्कन में अंदर शाहजहां के तौर के टाइम पे जो मुगलों का जो कैंपेन था वो कंटिन्यू करता रहा, और 1632 से 24 के दौरान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ सक्सेशन का शाहजहां के बच्चों के बीच में, ठीक है। तो ये लाइन गलत है, ये लाइन सही है, ठीक है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। कॉन्फ्लिक्ट कहां से हो जाएगा? तो 1930 के से पहले ही जो है शाहजहां हट गया था गद्दी से और औरंगजेब बैठ गया हुआ था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी मुगलों के टाइम पे कि मुगल्स के जो है कोई सक्सेशन पॉलिसी नहीं थी। इनके बहुत ढेर सारे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन ये नहीं पता होता था कि कौन बच्चा राजा बनेगा। अब जब ये 16-18 साल के हो जाते थे तो इनको अलग अलग गवर्नर का, अलग अलग प्रोविंस का गवर्नर बना दिया जाता था, इनको जगह जगह पे भेज दिया जाता था। अच्छा, ठीक है। तो वो जब गवर्नर बन के जाते थे वहां लड़ाइयाँ वगैरह करते थे, खुद को मजबूत करते थे, और एक दूसरे के बीच में भी कभी कभी भिड़ जाते थे, तकरार होता रहता था कि कौन पावर में आएगा, कौन राजा बनेगा। ये जो सक्सेशन की लड़ाई थी ये औरंगजेब के टाइम पे बहुत तगड़ी चली थी। जो शाहजहां का जो चॉइस थी बेसिकली वो खुसरो थे, जो बड़े भाई थे औरंगजेब के। औरंगजेब तीसरे नंबर के थे, लेकिन वो चाहते थे कि खुसरो जो है राजा बने। औरंगजेब के प्रति उतना ज्यादा वो फेवर नहीं करते थे, लेकिन औरंगजेब ने उनको साइड में मतलब बिल्कुल किनारे कर दिया, हटाई दिया था, और खुद जो है इनको जेल में डाल दिया गया था। मृत्यु से 7 साल पहले तक औरंगजेब ने शाहजहां को कैप्चर करके रखा हुआ था, जेल में रखा हुआ था। औरंगजेब कैंपेन्ड इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड सिख, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पे देखो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ मुगलों के टाइम का, ठीक है। मतलब मुगल के टाइम पे औरंगजेब के टाइम पे मुगल का सबसे बड़ा साम्राज्य बना था, ठीक है। तो औरंगजेब ने हर दिशा में जो है जीत हासिल किया, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। क्या होता है, एक चीज होती है कि आप लड़ाई कीजिए, दूसरा होता है कंसोलिडेट कीजिए। अकबर का क्या था, अकबर चालू आदमी था। अकबर का क्या था कि जो है उसको पता था कि अपना जो कोर है, जो सेंटर है ना, उसको मजबूत रखो, और जो पेरीफेरल एरिया है उसके ऊपर आप युद्ध करते रहो। लेकिन औरंगजेब के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसने अपने जीवन के आखिरी साल जो है आखिरी साल वो दक्कन में चला गया था, और दक्कन के औरंगाबाद से ही बहुत ढेर सारी लड़ाइयाँ की, और वहां पे जो है मराठा लोग को भी नाराज कर दिया गया, क्यों नाराज कर दिया। शिवाजी को भी हैंडल नहीं कर पाए, उनको भी बेइज्जत करके इन्होंने अपने कोर्ट से भगा दिया था। आगरा का जो वाकया था, तो इन्होंने हर तरफ दुश्मनी मोल ले ली और कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया। ये दुश्मनी है ना, उसको क्या होता है कि आप किसी को नाराज करके भगा देते हो ना, तो वो बदले की आग जलती रहती है।
ठीक है, उसको आपको खत्म करना होता है। जैसे जिस तरीके से नंदा ने भगाया था किसको, चाणक्य को भगाया था अपने कोर्ट से, बदले की आग को लेके गए और नंद का पूरा एम्पायर उसने तहस नहस करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को पावर में लाके। इसी तरीके से औरंगजेब ने जब इनको जो है शिवाजी को जो है शिवाजी महाराज को इसको बेइज्जत किया आगरा के कोर्ट में, तो वहीं से इनकी डाउनफॉल की गिनती शुरू हो गई थी कि ये फिर उबर नहीं पाए जो वहां से हारे। तो फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली कैंपेन्ड अगेंस्ट द मराठा एंड इन डेक्कन। एक्चुअली मराठा से कभी ये जीत इसलिए नहीं सके क्योंकि औरंगजेब जो है कि जो सेना है वो खुले मैदान में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम थी, लेकिन जो शायदरी का एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे सीधा तो रणभूमि नहीं है, वहाँ पे पेड़ हैं और पत्थर हैं और टीले हैं, किले हैं और पहाड़ है, नदियाँ हैं, तो वहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर क्या होता था। तो क्या इनकी सेना जब अंदर जाती थी तो कहीं से भी मुगलों के ऊपर अटैक हो करते थे, मराठा छुप के अटैक करते थे और मारते थे और फिर से गायब हो जाते थे, फिर से मारते थे, फिर से गायब हो जाते थे, और तब तक मारते रहते थे जब तक जो एनिमी है डिस्ट्रेस होके भाग नहीं जाता कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो लोग मार रहे हैं और दिख भी नहीं रहे हैं, तो बड़ा खतरनाक आर्मी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मुगल रिलेशन विद अदर रूलर। कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है मुगल रूलर और उनके जो बाकी रूलर थे उनके बारे में सही है। तो द मदर ऑफ द जहांगीर वाज द कंचवा प्रिंस रूलर ऑफ अंबेर। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही लाइन सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एक्चुअली क्या है, अकबर ने जो राजपूतों को डिकोड करने का तरीका समझ लिया था। ठीक है, ये लोग लड़ाई करने भी जाता था ना तो खुद नहीं जाता था, ये अपने जो इनके जो मेन सैनिक थे, जो इनके सिपह सलार थे ना, वो जनरली राजपूत ही हुआ करते थे। ठीक है, राजा मान सिंह वाज अ कोर्टियर ऑफ अकबर। ठीक है, तो इस तरीके के बड़े बड़े जो राजपूत थे ना, जब लड़ाई पे भेजते थे ना तो इन्हीं लोग को भेजते थे। ये तो मस्त आप बैठ के महलों में जो है आनंद लेते रहते थे, मदिरापान करते रहते थे। मुगलों में जात क्या होता था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं जात क्या होता है। जात एक इंपॉर्टेंट टर्म है और हिस्ट्री से मतलब अगर आप रूबरू हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो मुगल हिस्ट्री की जब बात आएगी तो इनके रेवेन्यू सिस्टम की बात आएगी, रेवेन्यू सिस्टम की बात आएगी तो आप राजा तोदरमल को जरूर याद करिएगा। तोडरमल साहब ने एक सिस्टम दिया जिसका नाम है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, इसके दो पार्ट थे, एक था जात, एक था सवार। ये होती थी रैंक। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। और इसको कहते थे कैवलरी। देखो, राज चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, जब आप जो है रेवेन्यू सिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे। तो तोदरमल साहब जो है बहुत चालू थे, इन्होंने कहा कि ऐसा है, स्टैंडिंग आर्मी मत रखो। इससे पहले मैं इस चीज को समझा चुका हूँ। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग आर्मी जैसे इंडिया की जो आर्मी है उसको कहेंगे स्टैंडिंग आर्मी। वो लोग बैरक में बैठे हुए हैं, युद्ध के लिए लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं कि जब लड़ाई होगी तो खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने घरों में अपना काम धाम कर रहे हैं, जब युद्ध आएगा तो लोगों को आना है, ऐसा नहीं है। तो जो आर्मी बैरक में बैठी हुई है, युद्ध का इंतजार कर रही है कि जब युद्ध आएगा तो हम फौरन बैठ के सवार होके जो है अपने गाड़ी पे और घोड़ों पे और हवाई जहाज के माध्यम से जो है सेना के जो है बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, उसको कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। ये जो लोग होते थे राजा वगैरह पुराने जमाने के, स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। ये क्या कहते थे कि हर गांव का मुखिया वगैरह पकड़ते थे और कहते थे कि ऐसा है कि तुम इस गांव से 100 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से कुछ हिस्सा हमको दे दो और कुछ हिस्सा तुम रख लो। ठीक है, लेकिन उसका हमने तुमको पैसा इसलिए दिया ताकि तुम जो है अपने अंडर में करीब 150 या 200 या 1000 घुड़सवार तैयार रखो, उनको खिलाते पिलाते रहो, तंदुरुस्त रखो, उनको अपने काम में वो रखो, मतलब कि स्टैंडिंग आर्मी के तौर के ऊपर रखो, और जब हमको जरूरत पड़ेगी तो उसको तुम ले आना ताकि हम लोग जाके लड़ाई कर सके। ठीक है, तो जाट जो होती थी वो होता था रैंक। ठीक है, हर रैंक का एक दर्जा होता था कि हर रैंक के ऊपर इतने सवार जो है, जैसे जो गांव के बड़े बड़े लोग होते थे या जो
रॉयल ब्लड के लोग होते थे उनको बहुत बड़ी बड़ी जाट, बहुत बड़ा बड़ा हाई लेवल का मनसब दिया जाता था, ठीक है। लेकिन उनके बदले में उनको क्या करना होता था, सवार तैयार करके रखने होते थे, घोड़सवारी तैयार करके रखनी होती थी, अपनी एक छोटी छोटी आर्मियों की टुकड़ियां तैयार करके रखनी होती थी, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो उसको युद्ध के मैदान में लेके आ जाएं, ताकि राजा अपना युद्ध अच्छे से आसानी से लड़ सके। इस पूरे सिस्टम को कहते थे रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द अकबर, विच इज नेम्ड बाय मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम जिसको दिया था किसने, राजा तोदरमल ने। राजा तोदरमल वाज अ कोर्टियर इन अकबर्स कोर्ट, ठीक है। तो जात क्या थी, एक रैंक थी। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट। देखिए बार बार मैं कहता हूं कि जब भी आप सवाल पढ़िएगा तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इनकरेक्ट या करेक्ट वर्ड रहे ना उसको आप नोट डाउन कर लो या घेर दो, उसको आप घेर दो ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज ए रेवेन्यू असाइंड कॉल्ड जागीर, विच वेयर समवॉट लाइक इक्ता। मनसबदारों को उनका वेतन राजस्व असाइनमेंट के रूप में मिलता था जिसे जागीर कहा जाता था, ठीक है, जो कुछ हद तक इक्ता सिस्टम से समान था। इक्ता सिस्टम क्या होता है, अब जैसे आपने मनसबदारी सिस्टम देखा, जो मुगल से जो पहले का जो राज कर रहे थे ना, कौन कौन किसने किसने राज किया, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑल, ठीक है। उससे पहले कौन से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिर खिलजी, तुगलक, फिर लोधी, एक बीच में और है सैयदी और लोधी, ठीक है। ये सारे जो वंशज हैं इनको क्या कहते हैं, गुलाम वंशज इनको कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत, ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं गुलाम वंशज और इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत। और इसके बाद जो लोधी को हराया किसने, बाबर ने। लोधी को हराया बाबर ने, बाबर के बाद आया हुमायूं के बाद आया शेर शाह सूरी थोड़े वक्फे के लिए, उसके बाद अकबर, जहांगीर और जो है शाहजहां, फिर औरंगजेब। इस तरीके से ये आपकी कहानी इस तरीके से चली है। तो जो ये लोग ने जो सिस्टम अपनाया था, स्लेव डिनास्टी वालों ने, इनके सिस्टम को क्या कहते थे, इक्ता सिस्टम वाज वेरी मच सिमिलर टू मनसबदार सिस्टम, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनसबदारों को उनका वेतन राजस्व असाइनमेंट के रूप में मिलता था जिसे जागीर कहते थे। दूसरा सवाल क्या, इन अकबर रेन द जागीर वेयर केयरफुली असाइंड। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अकबर के टाइम पे शासनकाल में इन जागीरों को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता था। अकबर जो है चालू आदमी था। अकबर जागीर व्यवस्था से विकास से नियंत्रित करने में असमर्थ था, बिल्कुल सही बात है। औरंगजेब ने उतने अच्छे से अपने रेवेन्यू सिस्टम को हैंडल नहीं किया। प्रॉब्लम क्या थी, अकबर क्या है, चालू आदमी था, वो लड़वाता था दूसरों को, खुद जाता नहीं था लड़ने के लिए। औरंगजेब क्या था, जज्बाती आदमी था, ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा, बहुत ही शानदार आर्टिकल कहीं पढ़ा, ठीक है। उसमें क्या है, कंपैरिजन किया गया कि अगर अकबर को कहा जाएगा, इतिहास के पन्नों से जोड़ा जाए, तो अकबर कहीं ना कहीं नेहरू के समान था, ठीक है। और जो औरंगजेब था वो कहीं ना कहीं इंदिरा के समान था। अब इस पर कंट्रोवर्सी नहीं कीजिएगा, थोड़ा बिहेवियरल एस्पेक्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेहरू जो है चालू आदमी था और इंदिरा जो है जज्बाती इंसान थी। इसी तरीके से और अकबर जो है चालू इंसान था, वो समझदार था, वो खुद नहीं लड़ता था, वो राजपूतों को लड़ाता रहता था, डिप्लोमेसी करता रहता था, धार्मिक शास्त्र वगैरह जो है पढ़ता था, स्कॉलर्स को बुलाता था, उनसे विचार विमर्श करता रहता था ना, समझदार इंसान था, ठीक है। और औरंगजेब जो था वो कहता था कि भैया जो हमने बोल दिया वो सही है, अगर गलत लगे तो जो करना है कर लो और आओ नहीं तो मैदान में सामना कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मामला था। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को जब्त कहा जाता था, जब्त कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट करेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें देखिए, ध्यान देखिए, हमेशा करेक्ट और इनकरेक्ट को घेर दिया कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि करेक्ट को जो है चुनना है, सही कौन सा आंसर है, ठीक है। क्या सवाल है
कि बाबर ने 1528 में चंदेरी में राजपूत शासक मोदनी राय को हराया था। अगला सवाल क्या है? मुगलों के शासनकाल में प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों को विभाजित किया जाता था और इस प्रणाली को जब्त के नाम से जाना जाता था। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। वो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री कभी भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप जो है डेट्स को याद रखिए। डेट्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय सफाविद वंश के शासकों ने कलंधार को हमेशा के लिए खो दिया था। नहीं, गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। सफाविद ने तो जीता था, सफाविद ने कांधार को जीता था और मुगल जो है हार गए थे सफाविद के सामने। कौन हारा था? शाहजहां हार गया था बेसिकली कांधार के एरिया को सफाविद से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर पश्चिम यानी ये इधर की, ये उत्तर पश्चिम हुआ। उज्बेकों के बल्ख को जब्त करने का अभियान असफल रहा। ये बिल्कुल सही है, ये आंसर गलत है। तो यानी हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, जबकि इसमें कोई आंसर ही नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत फ्रेम हो गए हैं। ये हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर लीड टू द यूनिवर्सल पीस? यूनिवर्सल पीस के बारे में किसने बात की कि सभी लोग शांति से रहें? देखो, शांति इंसान जो दिमागदार इंसान है ना, वही कहेगा सब लोग शांति से बैठो। शांति से बैठोगे तभी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर शांति नहीं रहेगी, अशांति रहेगी, तो बल जीत जाएगा, बुद्धि नहीं जीतेगी। अशांत वातावरण में हमेशा बल जीतता है और शांत वातावरण में हमेशा बुद्धि जीतती है। और मुगलों में से सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन था? अकबर था। तो इसने कहा सब लोग शांति से बैठो और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहें और देश पे देश जीतते रहें। ठीक है। Who among the following the Governor General decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king and after his death none of the descendant would be recognized as a king? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने ये चीज निर्धारित की 1956 के 57 की लड़ाई के बाद से कि बहादुर शाह जफर साहब, जिन्होंने दिल्ली से मुगल की फौजों का और विद्रोही फौजों का नेतृत्व किया था, वो आखिरी मुगल राजा होंगे जिनको पेंशन मिलेगी। इसके बाद हम किसी भी, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम किसी को भी राजा वाजा नहीं मानेंगे, बस तुमको जो मजा काटना है काट लो। ठीक है, तो वो साहब थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग was the governor general of that time and Lord Canning was the last viceroy also. First viceroy also. First viceroy also, सबसे पहले वाइसरॉय जिनका नियुक्ति की गई, जिसको जो है नाम दिया गया 1858 के उसमें जो है एक्ट में, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के टाइम पे जब युद्ध हो रहा था तो जो गवर्नर जनरल जो थे, मेन अधिकारी जो थे, वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। आईन अकबरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज अ रिच स्टैटिकल डिटेल अबाउट द डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल ने इसको लिखा था, तो सबसे पहला स्टेटमेंट ही सही है। आईन अकबरी, अबुल फजल। अच्छा, इसको इस तरीके से इस टाइम पे लिखा भी जाता था ना कि जो पढ़ने वाला है ना बड़ा खुश रहे। ठीक है, बेसिकली क्या, पोएट्स वगैरह इनके कोर्ट में रहते थे। अब राजा को मतलब चूना नहीं, राजा को मक्खन नहीं लगाओगे तो राजा बड़े बड़े जो है तोहफे कैसे देगा अपने पोएट्स को, कोर्ट पोएट को। तो बहुत सारी चीज़ों की अतिशयोक्ति भी की जाती थी। जो अबुल फजल के टाइम जो अबुल फजल ने लिखी है आईन अकबरी, उसमें इन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को कहा भी गया। जब इनके दोनों बेटे मरते हैं जो छोटे छोटे थे, ठीक है, तो उसने कहा, मतलब बड़ी शायराना अंदाज में कहा कि जो 2 मोती थे वो निकले थे, वो अब जो है वापस से सीप में चले गए हैं। अब यार मोती सीप से निकल के सीप में थोड़ी ना जाएगा, लेकिन कहने का अंदाज है, कह रहे हैं तो कहना का उन्होंने कहा और हम लोग ने सुन लिया। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी इस तरीके से थी। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा। इट वॉज रिच स्टैटिकल डिटेल अबाउट द डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर। अकबर के बारे में ये कहानी थी। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।
ताकि हम लोग के सब्सक्राइबर ढेर सारे बढ़ते रहें और 2-4 करोड़ तक हम लोग के सब्सक्राइबर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।